वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाले सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं और कंसेप्ट हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया। उसके साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जितने भी आईएएस में या पीसीएस में जितने भी मेंस से क्वेश्चन आए हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड चैप्टर से, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर करा दिया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें संविधान सभा का निर्माण एवं संविधान का निर्माण यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और उनके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण बना, उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। चूंकि हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में देख चुके हैं 1900 भारत स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंग्रेजों द्वारा आने के बाद हमारा देश आजाद हो जाता है। उसके पहले ये स्वतंत्रता अधिनियम और माउंटबेटन प्लान और भारत की आज़ादी से पहले एक 1946 में कमीशन आता है। उस कमीशन का नाम होता है कैबिनेट कमीशन। कैबिनेट कमीशन के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा के निर्माण बनाने की बात की गई थी और संविधान सभा के गठन और निर्माण हो जाने के बाद उनको कार्यभार सौंपा गया था भारत का संविधान बनाने के लिए। और जैसे ही भारत का संविधान बन जाएगा वैसे ही अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे और हम अपने देश को सुशासन या अपने देश का शासन अपने सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो उसी श्रेणी में आज बात करते हैं भारत के संविधान का दृष्टिकोण या भारत का संविधान आज जो हम देखते हैं उसकी झलक और उसकी कल्पना, उसकी संकल्पना कहाँ से स्टार्ट होती है और आज का जो आज हमारा वर्तमान संविधान है उसको बनने में कितने टाइम लगे, कितने पैसे खर्च हुए, कब कब बैठकें हुई, कितने लोग रहे और कितनी समितियां बनी एक संविधान को बनाने के लिए, सारी चीजें मैं आपको इस वाले लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा। ये वाला लेक्चर बेसिकली आपका प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से होने वाले जितने भी स्टेट पीएससी हैं, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे बीपीएससी, चाहे जेपीएससी, कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आते हैं इसमें केवल फैक्ट कवर कराया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान का निर्माण एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम एमएन रॉय ने 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण की बात की। सर्वप्रथम एमएन रॉय ने 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण की बात की और उन्होंने संविधान सभा की मांग की बात की। उन्होंने कहा हमारे देश को एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है जो संविधान का निर्माण कर सके और हमारे देश में संविधान को लागू किया जा सके। ठीक है, 1934 में कहते हैं और 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बैठक होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता है, तो 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग का वहां पे चर्चा होता है। इससे पहले 1935 ईस्वी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब भी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें संविधान सभा की बात नहीं की गई थी, लेकिन इसमें संविधान सभा का बात किया जाता है गठन करने का और अपने देश के संविधान के बारे में, रूपरेखा के बारे में थोड़ा बहुत हल्का सा झलक दिखाई देता है और सोचते हैं लोग। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए परिस्थितियां बदलती जाती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ते जाता है, महात्मा गांधी का भी पदार्पण ऑलरेडी हो चुका होता है, महात्मा गांधी का योगदान आगे बढ़ते जाता है और अंग्रेज को भी धीरे धीरे और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और 1940 ईस्वी में परिस्थितियां ब्रिटेन के विपरीत, ब्रिटेन के प्रतिकूल हो जाती हैं और ब्रिटेन पे अन्य तमाम देशों से ब्रिटेन को दबाव दिया जाता है कि आप भारत को आजाद करें। तो इसी श्रेणी में, भारत को आजाद करने की श्रेणी में, वो भारत को आजादी देना नहीं चाहते थे, लेकिन भारत तो कुछ सुधार, संवैधानिक सुधार वाले जैसे लॉलीपॉप टाइप दिखा के भारत के लोगों को खुश करना चाहते थे। उसी सीरीज में उन्होंने 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लाया। 1940 ईस्वी में जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसमें भी संविधान सभा की बात की जाती है, संविधान सभा की जिक्र की जाती है, लेकिन वो असफल हो जाता है। वो इतिहास का पार्ट है, जब आप मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 का जिक्र करूंगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, ये भी संविधान सभा की जिक्र करता है, संविधान सभा की बात करता है, लेकिन मुस्लिम लीग नामंजूर कर देता है। चूंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान, पृथक एक देश पाकिस्तान की डिमांड रहता है, पाकिस्तान को मांगता है और जिस भी प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर देता है। और अंग्रेजों का मानना है जब तक भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जितने भी भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर सबका अगर आपस में सहमति नहीं है तब तक हम देश को आजाद नहीं करेंगे। चलिए, बहरहाल सारी परिस्थितियों से निपटते हुए 1946 ईस्वी में एनी हाउ सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होते हुए जैसे ही 1945 में 1945 में समाप्त होता है, इंग्लैंड की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। अब इंग्लैंड के पास उतनी क्षमता और उतनी कुवत नहीं होती है जो भारत पे राज
कर सके। तो और उसके साथ कहीं ना कहीं अनेक देशों का दबाव भी रहता है। अब भारत को आज़ादी चाहिए और इंग्लैंड वालों को कुछ उदारता वाला काम करके भारत को आज़ाद करना चाहिए। उसी श्रेणी में इंग्लैंड वालों ने 1946 ईस्वी में एक मिशन का गठन करते हैं। उस मिशन का नाम होता है कैबिनेट मिशन, और इसके अध्यक्ष होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उसमें पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इनके नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, भारत में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा मिलकर भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार ये लोग नेतृत्व इनका हो जाता है। अब देखिए, जब ये लोग आते हैं, कैबिनेट मिशन की बात की जाती है, तो एनी हाउ तमाम अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आते हैं, और किसी न किसी तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और मुस्लिम लीग भी मान जाती है, आईएनसी भी मान जाता है। और फाइनली बात होती है, अब संविधान सभा गठन हो तो कैसे हो, तो बोला जाता है प्रांतीय प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, प्रति 10 लाख व्यक्ति में से एक का सदस्य किया जाएगा। यानी प्रत्येक प्रांत में प्रतिनिधि चुना जाएगा, और प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, 10 लाख, किसी एरिया में, किसी रीजन में 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो 10 लाख लोग में से किसी एक इंसान को चुना जाएगा जो संविधान सभा में जाएगा। यानी मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ लोग में 10 लोग चुन के जाएंगे, जो संविधान सभा में बैठेंगे और वो कानून बनाएंगे। और ये जो प्रांतीय प्रतिनिधियों का, जो आपका प्रोविंशियल जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो इनका चुनाव होगा, कैसे होगा, आप लोग सोचते हैं आज जो हम इलेक्शन देके, चुनाव देके, वोट देके किसी का चुनते हैं, उस तरह होगा, तो उस तरह नहीं होता। उस समय उनका चुनाव वोट देके, यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे उन लोगों का चुनाव नहीं हुआ था, जो 10 लाख में 1 लोग को चुना गया था, बल्कि संपत्ति कर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे उनका चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं, यदि इलाहाबाद में मान लीजिए हमको इलाहाबाद की मान लीजिए सपोज दैट पॉपुलेशन कुल 20 लाख है, तो 20 लाख पॉपुलेशन है, तो वहां से मान लीजिए 2 लोग जाएंगे, तो 2 लोग जाएंगे, तो 20 लाख में 2 लोग का जो चुनाव होगा, तो 2 लोग को चुन के भेजने के लिए 20 लोग के लिए हम वोटिंग कराते हैं, लेकिन वोटिंग कराने का सिस्टम उन लोगों ने नहीं दिया। यानी चुनाव का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उसमें ऑप्शन नहीं था, और बोला गया जो व्यक्ति संपत्ति जिसके पास दो लोग में सबसे ज्यादा अधिक हो, सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हो, और शैक्षणिक योग्यता उससे काफी हाई, मतलब एलाइड फैमिली से बिलोंग करता हो, और शैक्षणिक योग्यता उससे काफी ज्यादा हो, वो जाएंगे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सीए में जाएंगे, और देश के संविधान के निर्माण उनका योगदान रहेगा। और इस प्रकार नवंबर 1946 ईस्वी में गठन हो जाता है, किसका, संविधान सभा का गठन हो जाता है, और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हो जाता है। एनी हाउ किसी तरह संविधान सभा गठन हो जाता है, और 9 दिसंबर को प्रथम बार बैठक होती है। तो जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में उसकी बैठक होती है, उसकी जो अध्यक्षता जो होता है, अध्यक्षता करने वाले आदमी होते हैं, उस समय उनको टेम्पररी अस्थायी रूप से चुना गया होता है, और अस्थायी रूप से उनको अध्यक्षता के लिए एक उनको समय दिया जाता है, और अध्यक्षता करते हैं। वो कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे संविधान सभा का नेतृत्व करते हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर 1946 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको नॉमिनेट कर लिया जाता है, उनको चुन लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, प्रथम बैठक में ये रहते हैं, लेकिन सेकंड बैठक जो होती है 11 दिसंबर को, उसमें राजेंद्र सर को चुन लिया जाता है। जबकि प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं ली थी। आप जानते हैं मुस्लिम लीग भाग क्यों नहीं ली थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को एक अलग पाकिस्तान देश का डिमांड था, अलग पाकिस्तान देश का मांग कर रहा था, और उसको मिल नहीं रहा था, तो सोचा भाई हम अलग ही रहेंगे, और उस समय केवल 211 सदस्य उसमें भाग लेते हैं। कहाँ, प्रथम बैठक में संविधान सभा का। ठीक है, फिर 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, फिर 13 दिसंबर को 9 को फिर 2 दिन के गए, फिर 2 दिन में 12-13 तारीख को 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाते हैं, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 13 दिसंबर को लाते हैं, करीब करीब 1 महीने के बाद उसको पारित कर दिया जाता है, इनके उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है, इसमें संवैधानिक संरचना तथा ढांचे की झलक होती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जमीन लिए हैं, कहीं फ्लैट बनाना है आपको, तो जमीन लिए फ्लैट बनाया, तो डायरेक्टली तो डायरेक्टली तो उस पर जाके घर बनाएंगे नहीं, पहले आप उसका नक्शा निकलवाएंगे, और फिर उसको आप नक्शा में देखेंगे हमको किचन कहाँ बनाना है, कहाँ डाइनिंग रूम बनाना है, कहाँ अपना
मतलब बेडरूम बनवाना है, ये सब चीज़ें आप नक्शा बनाएंगे, एक ओवरऑल आप एक रफ मैप बनाएंगे। उसके बाद चीज़ों को आप लागू बनवाना स्टार्ट करेंगे, लेबर मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके आप बनवाएंगे। सेम उसी प्रकार 13 दिसंबर को नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था उसमें कुछ नहीं था, संवैधानिक संरचना जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा अपने देश का, और उसका जो ढांचा होगा वो कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक प्रकार का ढांचा उसका कैसा होगा, उसमें झलक थी। ठीक है, ये रहा संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कुछ और संविधान सभा से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, मतलब उससे कुछ कार्य हैं, आइए उस कार्य को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इस वाले सेक्शन से और इस वाले सेक्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज डोंट ट्राई टू इग्नोर दिस चैप्टर, प्लीज डोंट ट्राई टू इग्नोर दिस चैप्टर। मैं बार बार आपको फोर्स दे के कह रहा हूँ, इसको इग्नोर ना करें। मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एनी हाउ स्टेट पीएससी के लिए तो ये समझिए पैनिसिया ये रामबाण है स्टेट पीएससी के लिए, तो इसको देखना और इसको नोट्स बनाना न भूले। ठीक है, आइए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। राष्ट्रमंडल देश कौन होते हैं? जब ब्रिटेन वाले के जितने भी गुलाम देश थे उन्हीं को हम लोग राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। इसमें 1949 ईस्वी मई 1949 ईस्वी में भारत को सत्यापित कर दिया जाता है, भारत भी राष्ट्रमंडल का देश होगा, सदस्य होगा। फिर 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले राजेंद्र नगर भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रगान भी इसी दिन जिस दिन राजेंद्र सर बनते हैं प्रेसिडेंट, और राष्ट्रगान दोनों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया जाता है, और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया जाता है। ठीक है, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? काफी इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल 11 बैठकें हुई थी, और फाइनली एक लास्ट वाला 12 बैठकें हुई थी। ठीक है, कितने पैसे लगे थे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने पैसे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर 1951 1952 ईस्वी तक प्रथम आम चुनाव होने तक, नई संसद बनने तक यही अंतरिम संसद रहा। आज जो हम आप संसद देखते हैं जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो अंग हैं उनके अपने संसद का, इसमें क्या हुआ 1950 में तो संविधान बन के 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के लागू हो गया। अब बात आता है देश में संसद का चुनाव। अब देश में आता है इलेक्शन, आम चुनाव की बात आती है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन था, तब तक तो कोई संसद है नहीं, तो संविधान सभा को ही एक अंतरिम संसद मान लिया गया। जब तक प्रधानमंत्री चुन के नहीं आएंगे, जब तक उनके मेंबर सांसद लोग चुन के नहीं आएंगे, तब तक के लिए सदन का कार्य करेगा संविधान सभा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है 26 जनवरी को ही हम गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? तो एक बार जान लीजिए, जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आएगा दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी उसके चेयरमैन थे, और नेहरू जी सदस्यता मतलब वही वहाँ की लीडरशिप उस समय लीडरशिप किए थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अंग्रेजों से बोला गया था हमको पूरी आज़ादी चाहिए 1929 ईस्वी में, और अंग्रेज आज़ादी नहीं देंगे या दें या न दें, लेकिन हम लोग अगले साल यानी 1930 अगले महीने 1930 ईस्वी में यानी 26 जनवरी को हम अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और वही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार भारत का आज़ादी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। हालांकि आज़ादी नहीं था, वो जबरदस्ती अंग्रेजों को हम लोग बोले थे अब हम लोग को आज़ादी चाहिए, पूरा आज़ादी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारी आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली, तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी डेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया, लेकिन कहा गया भाई अब देश आजाद हो गया, 15 अगस्त तो बात ठीक है, लेकिन अब जो संविधान बन रहा है वो तो 24 जनवरी 1950 को बना। 24 जनवरी 1950 को तो ओवरऑल मतलब सब चीजें लागू हो गई, नवंबर में भी बन गया था। ठीक है, तो बोला गया कौन सा डेट लिखा जाए जिस दिन से गणतंत्रता दिवस मनाया जाए, तो बोला गया भाई 26 जनवरी था, हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए, उसी डेट पे ही हम गणतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इसीलिए उसको डेट दे दिया गया। ठीक है, अब संविधान सभा की कुछ समितियां हैं। संविधान सभा
जो काम था संविधान बनाना, तो संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का नॉमिनेशन किया गया, कुछ समितियों का यहाँ पे चुनाव किया गया, तो वो समितियों का काम सौंपा गया, तो फिर कौन काम करना है। आइए देख लेते हैं। प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका काम आगे हम बताएंगे। संघ शक्ति समिति के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति नहीं, राज्यों से समझौता करने के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। एक बार आप और देख सकते हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति समझौता के लिए जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। ठीक है, कुछ इसमें और फैक्ट बचे हैं, जो फैक्ट को आपको मैं कवर करा दे रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये है प्रारूप समिति। मैंने बताया अभी पहले, कुछ देर पहले, प्रारूप समिति का काफी अहम योगदान रहा हमारे देश के संविधान बनाने में, और प्रारूप समिति को ही भारत के संविधान का प्रारूप बनाने का जिम्मा इस पे सौंपा गया था। ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? कई बार क्वेश्चन में आ गया एलिमिनेट करने के लिए आईएएस के क्वेश्चन में, इसमें से कौन कौन से सदस्य जो है प्रारूप समिति के मेंबर थे और कौन कौन से नहीं थे। तो इसमें 7 सदस्य एक और उनका नाम देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर अंबेडकर, जो चेयरमैन थे। दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे हैं डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे हैं टीटी कृष्णमाचारी। सातवें हैं एन माधवन राव। ये 7 मेंबर्स हैं ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के लिए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर सर को भारतीय संविधान के पिता तथा आधुनिक मनु का इन्हें संज्ञा दिया गया। भारतीय संविधान के पिता हैं और साथ साथ आधुनिक मनु इनको कहा जाता है। प्रारूप समिति को कुल 6 माह लगे थे भारत के संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट बनाने में। लगभग 6 माह के आसपास टाइम लगे थे, जिन्होंने 141 बैठकें, 141 यहाँ पे इन्होंने बैठक करके भारत के संविधान का प्रारूप को इन्होंने बनाया था। 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान कंप्लीटली रूप से बन चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान के कुछ पार्ट आंशिक रूप से भारतीय संविधान को भारत में लागू किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट पूर्णतः संविधान को अपने देश के लिए समर्पित और पूरी तरह से लागू कर दिया गया। लेकिन जो 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बना था, मूल रूप से उसमें क्या क्या था? प्रस्तावना आगे वाले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, ये भी पढ़ाऊंगा। 8 अनुसूचियां, अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 8 अनुसूचियां अपने संविधान के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, ये उस समय 26 जनवरी में लागू किए गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। संविधान सभा में कानून सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को संविधान सभा के लिए कानून रूप से कोई मुद्दा है तो उस पर कोई सलाह देने के लिए किसी को चाहिए तो डॉक्टर BN राव सर को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। HBVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर। और हाथी को मुहर के रूप में डॉक्टर BN राव इसके क्या थे? कानूनी सलाहकार थे। प्रस्तावना 395 आर्टिकल 8 स्केड्यूल 26 नवंबर 1949 प्रारूप समिति 6 माह आसपास भारतीय संविधान के पिता तथा आधुनिक मनु अम्बेडकर सर को प्रारूप समिति में 7 मेंबर डॉक्टर अम्बेडकर, एम गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णमाचारी एंड माधवन राव। ये थे संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट लगभग ऑलरेडी ये सारी चीजें फैक्ट हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें फैक्ट हैं। और जितने भी फैक्ट हैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये फैक्ट क्वेश्चन में आपके परीक्षा में पूछे गए फैक्ट हैं। अब तक जितने एग्जाम हुए PCS या UPSC उसमें से कहीं ना कहीं एनी हाउ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि ट्रस्ट नहीं है तो आप जाएं और आप प्रीवियस ईयर खोल के देखें, पलट के देखें पेज को, आप उसमें पाएंगे। तो ये वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के। जिस एग्जामिनेशन में आपका GK पूछता है तो उसको देने जा रहे हैं तो उसमें ये जो लेक्चर है आपके लिए काफी ज्यादा 2 से 3 मार्क्स कभी कभी और 2 मार्क्स कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आपके लिए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जल्दी
सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूं। और जो दो सब्जेक्ट मैंने जो स्टार्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ इंडियन पॉलिटी, दोनों को मैं एंड तक मैं पूरा कर सकूं। ये एंड तक पूरा तभी होगा जब अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होंगे और अधिक से अधिक मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, ताकि हमको भी मतलब मोटिवेशन मिले। हाँ, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, रियली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तब जाके हमको भी जो मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम भी अपने आप को और इस्टेब्लिश कर सकें और मेहनत कर सकें। ओके गाइस, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए पढ़ाई को कैरी रखें, पढ़ाई को रोके ना। ओके, बाय।